जो जुल्म करता है, इस तरह दुर्नीति वाला काम करता है, उसको सजा मिलना ही चाहिए। सजा ऐसे नहीं मिल रहा है बोल के तो आज इतना खून खराबी मर्डर बढ़ते जा रहा है। साल 1990 5 मार्च, कोलकाता का भवानीपुर और वहां पर एक अपार्टमेंट है, आनंद अपार्टमेंट। शाम के करीब 5:50 हो रहे थे। यशोमती पारक, जो कि एक मंदिर में गई हुई थी, वहां से वापस अपनी घर की तरफ आ रही थी। घर में जाने के लिए वो लिफ्ट का सहारा लेती है क्योंकि उनका अपार्टमेंट 3rd फ्लोर पर था। जब वो अपने घर के बाहर पहुंचती है तो घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई खोलने नहीं आता। अब यहाँ पर यशोमती पारक बार बार दरवाजे को खटखटाती रहती है, दरवाजा नॉक करती रहती है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता। ऐसा उन्होंने 2 से 4 मिनट किया, लगातार तेज तेज भी किया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। अब यहाँ पर यशोमती को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, तो वो तेज तेज दरवाजे को खटखटाती है और तेज तेज आवाजें लगाती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज तो नहीं आती। लेकिन बाहर आसपास के लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब जानते हैं कि घर के अंदर है कौन। घर के अंदर यशोमती की 18 साल की बेटी हेतल पारेख है। अब यहाँ पर 2-4 लोग इकट्ठा हो गए थे। दरवाजा कोई खोल नहीं रहा था, तो वो दरवाजे को तोड़ने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर ये लोग मिलकर दरवाजे को खोल देते हैं। अब यशोमती घर के अंदर जाती हैं, साथ में उनके जो पड़ोसी थे वो भी जाते हैं। जैसे ही यशोमती घर के अंदर पैर रखती है, सामने उसे जमीन पर अपनी बेटी के कपड़े मिलते हैं जो कि उसने आज ही पहने थे। अब यहाँ पर उसकी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई, पड़ोसी भी पीछे पीछे। अब यहाँ पर यशोमती भागते हुए अपनी बेटी के कमरे के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वे उसके दरवाजे को खोलती है, उसकी बेटी जमीन पर लेटी हुई थी। कमरे की दीवारों पर खून के छींटे, हर तरफ सिर्फ लाल लहू दिख रहा था। ये देखकर उसकी मां को समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ पर हो क्या गया। पड़ोसियों की भी चीखें निकल गई और यहीं से एक ऐसी मिस्ट्री की शुरुआत हुई जिसे जिसने भी सुलझाने की कोशिश की, कुछ दिनों बाद उसे अपने नतीजे पर ही शक होने लगा। लेकिन आज यहाँ पर जज हैं आप और इस केस को आप सुलझाएंगे और मैं आपको पूरी बातें समझाऊंगा, नतीजे पर आपको पहुंचना है। तो स्वागत है आपका 1M शो के कोर्ट में। तो जज साहब, कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। एक फैमिली में 4 लोग थे, नागरदास पारेख, यशोमती पारेख, हेतल पारेख और भावेश पारेख। नागरदास और भावेश एक ज्वेलरी शॉप को चलाते थे। इनका ये अच्छा खासा बिजनेस था। यशोमती पारेख घर का काम संभालती थी और बेटी हेतल पारेख वो वेल एंड गोल्ड स्मिथ स्कूल में 10th क्लास की स्टूडेंट थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेतल की 10वीं क्लास थी, तो उसके अब मार्च के महीने में बोर्ड्स के एग्जाम होने थे। तो खैर 1 मार्च का दिन था। सुबह सुबह बेटी अपने स्कूल के लिए निकलती है, अपने बैग को पैक करती है और सामान लेकर नीचे पहुंचती है क्योंकि वो 3rd फ्लोर पर रहते थे। करीब करीब 7 बजे वो निकलती है और 1 बजे अपने घर वापस आ जाती है। घर आकर वो अपनी माँ को कहती है कि हमारी सोसाइटी का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मुझे बहुत गंदे तरीके से देखता है और बाद में वो मुझे छेड़ता भी है। अब जब माँ ये बात सुनती है, वो इस बात पर ध्यान नहीं देती और बेटी को कहती है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी कुछ नहीं होता। अब अगले दिन वो स्कूल नहीं जाती। आती है 3 मार्च। 3 मार्च को हेतल स्कूल जाती है और स्कूल से वापस घर आती है। घर आकर वो अपनी माँ को कहती है कि गार्ड मुझे मूवी चलने के लिए पूछ रहा है और बहुत गंदे तरीके से मेरे से बात कर रहा है। अब यहाँ पर बेसिकली माँ को जब बेटी ने पहली बार बताया था तभी कोई एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन अब इस बार जब बेटी ने फिर से बताया तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। शाम को जब नागरदास पारेख अपने घर वापस लौटते हैं तो वो उन्हें सब कुछ बताती है। बाद में नागरदास पारेख सोसाइटी में इसकी कंप्लेंट करते हैं। बाद में यहाँ पर सोसाइटी उसकी कंप्लेंट सिक्योरिटी सर्विस वाली कंपनी को करती है। अब सोसाइटी ने इसे खुद काम पर नहीं रखा था, एक कंपनी के जरिए ये यहाँ पर काम करने आता था। उस कंपनी को इस गार्ड की कंप्लेंट दी जाती है। अब जरा जानते हैं कि ये गार्ड कौन है। इस गार्ड का नाम है धनंजय चटर्जी। ये 25 साल का है, इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है,
लेकिन इस सोसाइटी में ज्यादा किसी से बात करता नहीं था। अब खैर 4 मार्च को सिक्योरिटी सर्विस वाली कंपनी धनंजय को कहती है कि तुम किसी और अपार्टमेंट में जाकर ड्यूटी दोगे, आनंद अपार्टमेंट में अब तुम नहीं आओगे, क्योंकि उसके खिलाफ बेसिकली कंप्लेंट की गई थी। अब 5 मार्च का दिन आ जाता है। तारीख याद रखिए, धनंजय किसी और अपार्टमेंट में काम के लिए जाने वाला था, लेकिन वो वहां पर ड्यूटी नहीं करनी चाहता। वो वापिस से आनंद अपार्टमेंट में आ जाता है। सुबह सुबह नागरदास अपनी शॉप के लिए निकलते हैं। वो धनंजय को देखते भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात हुई। वो क्या हुई आपको आगे बताते हैं। अब यहाँ पर हेतल का उस दिन एग्जाम था। हेतल भी सुबह सुबह अपने घर से निकलती है और उसे करीब 1:30 बजे तक वापस आ जाना था। अब धनंजय की ड्यूटी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक थी। हालांकि वो यहाँ पर ड्यूटी करने आने नहीं वाला था, लेकिन फिर भी वो आया क्यों ये नहीं पता था। दोपहर के 2 बजे धनंजय की ड्यूटी खत्म होनी थी, लेकिन शाम के 4 बज चुके थे। धनंजय अभी भी वहां पर खड़ा हुआ था। हालांकि दूसरी शिफ्ट वाला गार्ड भी आ चुका था, लेकिन धनंजय फिर भी इस सोसाइटी में अभी भी था। धनंजय ने अपनी गार्ड की ड्यूटी वाले कपड़े अभी भी पहने थे, लेकिन गार्ड को बैठने के लिए जो कमरा टाइप दिया जाता है, वहीं पर जाकर धनंजय अपने बैग से कपड़े निकाल कर चेंज कर लेता है। अब उसने ग्रे कलर की पैंट और साथ में क्रीम कलर की एक शर्ट पहन ली थी, और वो अब तक भी 5 बज चुके थे सोसाइटी में खड़ा हुआ था। अब यहाँ पर 5 भी सो चुके थे। यशोमती पारेख मंदिर के लिए रोज की तरह इस समय चली जाती है। 5:25 धनंजय 3rd फ्लोर पर जाने के लिए निकलता है। पीछे से आवाज आती है दूसरे गार्ड की। पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। धनंजय बताता है कि ऊपर जाकर मुझे कॉल करनी है और मुझे अपनी एजेंसी वालों से बात करनी है और बताना है कि मैं नई जगह पर जल्दी ड्यूटी के लिए जाने वाला हूँ। अभी कुछ प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात करनी है। देखिए, उस समय मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास नहीं होते थे और बहुत कम घरों में ही वो टेलीफोन होते थे। तो इस वजह से धनंजय को 3rd फ्लोर पर जाना था एक फ़ोन कॉल करने के लिए। तो धनंजय 3rd फ्लोर पर चला जाता है, लेकिन तभी 2-4 मिनट के अंदर ही नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक आदमी आता है और वो नाइट शिफ्ट वाले गार्ड से पूछता है कि मॉर्निंग शिफ्ट में आज एक नया गार्ड यहाँ पर आया था ना। तो सामने से दूसरा गार्ड कहता है नहीं, आज तो धनंजय ही ड्यूटी पर आया था। दरअसल ये आदमी सिक्योरिटी एजेंसी से आया था, देखने के लिए आया था कि नया गार्ड यहाँ पर आया है या नहीं आया और धनंजय कहाँ पर ड्यूटी के लिए गया। लेकिन जब उसे पता चलता है कि धनंजय आज यहीं पर ड्यूटी करने आ गया, हालांकि उससे मना किया गया था, तो वो हैरान होता है। बाद में वो कहता है धनंजय तो घर चला गया होगा, लेकिन नाइट शिफ्ट वाला गार्ड कहता है कि नहीं, वो यहीं पर था, वो 3rd फ्लोर पर किसी काम के लिए गया है। तो यहाँ पर मैनेजर और हैरान होता है। वो कहता है उसे आवाज लगाओ। अब नाइट शिफ्ट वाला जोर से आवाज लगाता है धनंजय के नाम से। धनंजय को कहता है कि नीचे आओ। धनंजय आवाज सुनता है और कहता है कि हाँ आ रहा हूं। करीब 5:40 से 45 मिनट के अंदर धनंजय नीचे आ जाता है, यानी कि वो 5:25 पर गया, 45 पर आ गया, 20 मिनट ऊपर रुका। जब वो नीचे आता है, एजेंसी वाला मैनेजर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वैसे ही बात करते करते सोसाइटी के बाहर जाने लगते हैं। धनंजय बताता है कि मैं कुछ दिनों के बाद ही नई जगह पर ड्यूटी के लिए चला जाऊंगा। खैर, इसके बाद धनंजय अपना सामान उठाता है और चला जाता है। अब समय हो चुका था 5:50। अब आपको वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि यशोमती पारेख मंदिर से वापस आती है, दरवाजे को खटखटाती है और तब उसे दिखाई देती है अपनी हेतल पारेख की लाश। खैर, जब आसपास के लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया, तो सभी लोग हेतल पारेख के घर आना शुरू कर देते हैं। पिता नागरदास और भाई भावेश को भी बुलाया जाता है घर पर। अब देखिए, सभी लोग तो आ रहे थे, सिर्फ पुलिस का आना बाकी था। अब करीब 9 बजे पुलिस भी आ जाती है। अब यहाँ पर कुछ अजीब बात हुई। अगर आपने नोटिस की तो ठीक है, वरना जज साहब आपको आगे मैं बता दूंगा, थोड़ा सा समय दीजिए। खैर, यहाँ पर पुलिस अपना काम करती है, लेकिन इस समय क्राइम सीन पर दुनिया जहान के लोग पहुंच चुके थे। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और यहाँ पर जो एविडेंस मिलते हैं उसे उठा लेती है। अब एविडेंस के नाम पर उन्हें एक बटन मिलता है शर्ट का, जो कि एक क्रीम कलर की शर्ट का था, और साथ में 2-4 छोटे मोटे कुछ ऐसे ही नॉर्मल सी चीजें मिलती हैं। 6 मार्च अगला दिन,
कहानी असली यहां से शुरू हो जाती है। पिता नागरदास से पूछा जाता है कि आपको किसी पर शक है क्या। नागरदास बताते हैं कि हमारी सोसाइटी में एक गार्ड है धनंजय चैटर्जी, मुझे उस पर शक है क्योंकि वो मेरी बेटी को छेड़ता भी था। उसे मूवी देखने के लिए भी पूछा उसने। मैंने सोसाइटी में उसके खिलाफ कंप्लेंट भी की और सोसाइटी ने उसे और जगह ट्रांसफ़र भी कर दिया था। शायद उसी ने अपना गुस्सा निकालने के लिए ये घिनौना काम किया हो। बाद में माँ यशोमती को बुलाया जाता है। सेम कहानी सुनाई जाती है, बस 2-4 एलिमेंट और ऐड किए जाते हैं। कहानी यही थी कि धनंजय उनकी बेटी को छेड़ता था, ये सब कुछ। यशोमती बताती है कि हमारे घर से एक वॉच भी चोरी हुई है जो कि कल ही के दिन हुई होगी। और साथ में उसने बताया कि लिफ्टमैन ने धनंजय चैटर्जी को ऊपर आते हमारे घर की तरफ जाते देखा था। अब पुलिस बुलाती है लिफ्टमैन को। लिफ्टमैन कहता है कि देखो साहब, मैंने 5:45 के आसपास धनंजय चैटर्जी को नीचे जाते देखा, लेकिन जब वो ऊपर आया होगा, शायद मैं उस समय बाथरूम में होऊंगा, मैंने ऊपर जाते उसे नहीं देखा। लेकिन हेतल की मां ने कहा था कि लिफ्टमैन ने उसे हमारे घर की तरफ जाते देखा। खैर, अब उस नाइट शिफ्ट वाले गार्ड से पूछताछ की जाती है। वो बताता है कि 5:25 से लेकर 5:45 तक धनंजय ऊपर ही गया था और मेरा मैनेजर भी उस समय आया। तो पुलिस बुलाती है उस मैनेजर को भी। अब यहाँ पर मैनेजर बताता है कि धनंजय का ट्रांसफर हो गया था, लेकिन वो यहाँ पर ड्यूटी करने आया। जब मुझे पता चला, मैंने धनंजय को आवाज लगाई। जब धनंजय ने आवाज सुनी तो उसने नीचे कहा कि मैं आता हूं। फिर वो नीचे आया। उससे मैंने पूछा कि तू यहाँ पर ड्यूटी पर क्यों आ गया। उसने बताया कि मुझे आज शाम को गांव जाना था, इस वजह से मैं एक दिन नई जगह पर ड्यूटी करने क्या ही जाता, तो मैंने यहाँ पर ड्यूटी दे दी। अब उसके बाद मैनेजर बताता है कि धनंजय यहाँ से अपना बैग बुक लेकर गया और एक मूवी देखने चला गया। और मूवी देखने के बाद उसकी शाम की ट्रेन की टिकट थी, तो वो वहीं से अपने गाँव चला गया। अब पुलिस पूछती है उसे अचानक गाँव क्यों जाना था। तो मैनेजर बताता है कि उनके यहाँ पर कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो उसके सिलसिले में कोई रस्म रिवाज है जो वो निभाने जा रहा है, और क्या पता वो कितने दिन वहां पर रहे। इसके बाद बारी आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि बॉडी पर 21 वार किए गए हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हुआ है। इस शब्द को ध्यान से याद रखिए। और ये बताया जाता है कि मारा गया है गला दबाकर। उसके बाद में 12 मई 1990 को, करीब 2 महीने बाद, पुलिस जाती है धनंजय चैटर्जी के गांव और वहां पर उसे अरेस्ट कर लेती है। साथ में वो कपड़े भी पुलिस को मिल जाते हैं जो 5 मार्च को धनंजय ने पहने थे, और उसी के साथ वॉच भी मिल जाती है धनंजय के पास से। तो अब जरा जानते हैं कि पुलिस के हिसाब से 5 मार्च को हुआ क्या होगा, है ना। 1 मिनट रुकिए। देखिए, 5:20 पर यशोमती पार्क जाती है टेम्पल। 5:25 पर धनंजय जाता है 3rd फ्लोर पर लिफ्ट के जरिए। वहां पर लिफ्ट में नहीं था, वो बाथरूम गया हुआ था, ठीक है जी। उसके बाद में धनंजय जाता है हेतल के कमरे में। वहां पर दरवाजा खुला हुआ होगा, क्योंकि अगर दरवाजा खुला नहीं था तो धनंजय को देखकर भला हेतल ने दरवाजा क्यों खोला, ठीक है, ये मान लेते हैं। उसके बाद में वो जाता है अंदर जाकर वो सबसे पहले करता है RAP। इसको हम पूरा नहीं बोल सकते यूट्यूब की वजह से, लेकिन आप समझ जाएंगे हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद में वो हेतल का गला दबाता होगा और बाद में चाकू से वार कर अब वो घर के बाहर आ जाता होगा, ठीक है जी। उसके बाद में उसे बीच में आवाज भी आई नीचे से, जब उसका मैनेजर आया होगा। धनंजय ने वहां पर खड़े होकर कहा होगा मैं आता हूं, और फटाफट फिर वो नीचे आ गया होगा। उसके बाद में 5:50 पर यशोमती बहन वापस आई होंगी। मतलब कुल मिलाकर धनंजय के पास 20 मिनट थे, है ना। लेकिन इसके बीच में इतनी पहेलियां हैं जो आपको अभी पता चल जाएगी। जज साहब, नतीजे पर मत पहुंचिए। अब यहां तक जिनको कहानी पता चली, हर कोई धनंजय के खिलाफ था। इवन सारे सबूत धनंजय के खिलाफ इशारा कर रहे थे। आप भी धनंजय को ही कातिल मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए धनंजय के खिलाफ शुरू हो जाता है केस। देखिए, यहाँ पर यह पेश किया जाता है कि धनंजय के पास मोटिव था हेतल को मारने का। साथ में हेतल के रूम से वो येलो शर्ट का वो बटन मिला जो कि उस समय धनंजय ने पहनी थी। इसके पीछे भी एक कहानी है। उसके बाद में एक वॉच जो कि हेतल के घर से चोरी हुई थी, वो धनंजय के पास से मिली। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो भी बताते हैं। इसी के साथ एक चीज मैंने आपको नहीं बताई। 5 मार्च को जब पुलिस पहली बार हेतल के घर में आई थी, वहां पर उन्हें एक बटन तो मिला था क्रीम शर्ट का, है ना, लेकिन साथ में एक चैन भी मिली थी
जब पुलिस ने पूछा ये चैन किसकी है तो यशोमती कहती है हमारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर साथ में सफाई करने वाला कहता है कि ये चैन मेरी है, शायद मैं यहाँ पर जब सफाई करने आया हूँगा तब गिर गई होगी। लेकिन यहाँ पर आकर वो आदमी कहता है कि मैंने ये चैन धनंजय को गिफ्ट कर दी थी। जी हाँ, यहाँ पर आकर वो कहानी ही बदल देता है। अब यहाँ पर पुलिस के सामने थी कि चैन धनंजय के पास से गिरी है। धनंजय वॉच भी उठाकर गया जो कि उन्होंने रिकवर भी की, और साथ में धनंजय की शर्ट का बटन भी हेतल के घर से मिला। इसी के चलते यहाँ पर पहली बार धनंजय को सजा मिलती है फांसी की। जुर्म थे उसके 3, मर्डर, आरएपी और साथ में चोरी। धनंजय जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में सजा सेम रहती है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में सजा सेम। उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने मर्सी पिटीशन भी दायर की जाती है, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाती है। मतलब अब धनंजय की फांसी फिक्स हो गई थी। यह सब कुछ करने में 14 साल का समय लग गया। अब आप सोचेंगे तो फिर निर्णय तो आ गया, हम क्यों बैठे हैं, रुकिए जरा सब्र करिए। खैर अब 2004 15 अगस्त को नाटा मलिक एक जल्लाद है। पुलिस ऑफिसर धनंजय को लेकर जाती है उनके पास में, और सुबह सुबह धनंजय को फांसी देनी थी। अब जब धनंजय जा रहा था उस जगह पर जहां पर उसे फांसी देनी थी, धनंजय अफसर से पूछता है साहब जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद क्या पुलिस असली कातिल को ढूंढेगी या केस यहीं पर बंद हो जाएगा। इस बात का कोई जवाब उस पुलिस वाले के पास नहीं था। नाटा मलिक से भी धनंजय ने यही सवाल किए कि प्लीज उस असली कातिल को जिसने ये सब कुछ किया सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब यहां पर सब कुछ हो जाता है, धनंजय को फांसी दे दी जाती है। धनंजय के परिवार वालों को जब बताया जाता है तो वो बॉडी लेने से इनकार कर देते हैं। तो बाद में पुलिस खुद ही उसका अंतिम संस्कार करती है। यहाँ पर नाटा मलिक ने बताया कि जब मैंने धनंजय को फांसी दी उसके कई दिनों तक रात को सपने में मेरे धनंजय चैटर्जी आता था और वो मेरे पैरों में पड़ता था और कहता था आप मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया। मगर फिर भी तो मैं इंसान हूँ कि हमारा भी दिल में कभी कभी दर्द होता है कि ये साला काम ठीक नहीं है, मगर हाँ करने के लिए मजबूर हूँ। काम करने के बाद आकर के घर में कुछ दिन असुस्थ रहते हैं, नींद नहीं आता है, खाना नहीं मुंह में ढुकता है, चिंता करते हैं कैसा सजा इसको मिला क्यों। और इस पूरे केस का इम्पैक्ट उनकी लाइफ पर भी बहुत पड़ा, जो कि एक जल्लाद था और ये उनकी लाइफ की आखिरी फांसी थी। उसके बाद में वो एक टेंपल के पास पूजा का सामान बेचने की रेडी लगाने लगे। अब इतना सब कुछ हो गया, धनंजय इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन कहानी अब शुरू होती है। अब आप जरा ध्यान से सारी चीजों को देखिए। देखिए 5:20 पर यशोमती जाती है टेंपल, ठीक है। 5:25 पर धनंजय जाता है ऊपर, ठीक है। लिफ्टमैन पहले वहां पर नहीं था और ये चीज उसने ही कही थी, और कोर्ट में जाकर लिफ्टमैन ने कहा था कि हाँ मैंने धनंजय को ऊपर जाते देखा है। अब हम मान लेते हैं कि चलो उसने देखा ही था। उसके बाद धनंजय जाता है हेतल के घर, है ना। हेतल के घर का दरवाजा बंद रहता था, तो उस दिन क्यों खुला था? अगर खुला नहीं था तो धनंजय अंदर कैसे गया? जरूर हेतल ने दरवाजा खोला होगा, लेकिन हेतल को जब पता था बाहर धनंजय है, क्योंकि वहां पर दरवाजे से दिख जाता है, तो उसने दरवाजा क्यों खोला? क्योंकि वो तो उसे छेड़ता था और वो उस समय घर में अकेली थी, तो उसने दरवाजा क्यों खोला? चलो मान लेते हैं कि दरवाजा खुला था, खुला रह गया, दरवाजा था ही नहीं। धनंजय गया अंदर, ठीक है। वहां पर धनंजय ने सब कुछ किया जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद में धनंजय बाहर कैसे आया? क्योंकि बाहर जब वो आया तो अंदर से दरवाजा किसने बंद किया? क्योंकि जब यशोमती वापस टेंपल से आई, उन्होंने दरवाजा नॉक किया तो दरवाजा अंदर से बंद था। तो वो कैसे हुआ? यही बड़ा सवाल है। इसके आगे बहुत सवाल है। अब यहाँ पर यह भी चीज याद रखिए कि धनंजय 20 मिनट में चोरी भी कर गया, मतलब वॉच को ढूंढा और उसे ले गया, बाकी घर के किसी सामान को हाथ नहीं डाला। खैर अब जब 5:50 पर यशोमती बहन वापस आती हैं तो उनके मुताबिक हेतल दरवाजा नहीं खोल रही थी। उन्होंने बहुत नॉक किया, चलो ठीक है, उन्होंने आसपास लोगों को बुला लिया, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने दरवाजा तोड़वाने से पहले एक बार घर के अंदर रखे फोन पर फोन करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या पता हेतल सो गई हो, क्योंकि वो एग्जाम देकर आई हो, क्या पता थकी हो, वो सो गई हो, लेकिन एक बार भी फोन करने के बारे में नहीं सोचा, सीधा दरवाजा खुलवा दिया गया, तुड़वा दिया गया। अब यहां पर सवाल यह भी है कि अगर धनंजय ने वॉच को चुराया
तो उसने 2 महीने तक उस वॉच को अपने पास क्यों रखा? उसे पता था कि मैं कभी ना कभी इससे पकड़ा जाऊंगा। और जो कपड़े थे वो भी उसने क्यों संभाल कर रखे? देखो, मेन सबूत 2 ही थे। एक था वॉच की पूरी कहानी अभी बताएंगे, लेकिन उसके पहले दूसरा सबूत था बटन शर्ट का जो नीचे गिर गया था। फोरेंसिक टीम कभी उस सिचुएशन में पहुंच ही नहीं पाई जहां पर वो श्योर हो कि हाँ, ये बटन धनंजय की शर्ट का ही है। मतलब ये भी कोई पुख्ता सबूत नहीं था। खैर, जब 6 बजे सभी लोग इकट्ठा हुए होंगे हेतल के घर में, तो उस समय उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्योंकि जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया रात को 9 बजे, उस समय पूरा मोहल्ला, सभी लोग उस घर में बैठे हुए थे और माँ ने हेतल को गोद में उठाया हुआ था और वो गोद में उठाकर हेतल को लिफ्ट में लेकर गई। वहां पर ही डॉक्टर आया जिसने हेतल को मृत्यु घोषित किया। अब उन्होंने उसी समय पुलिस को क्यों नहीं बताया, ये भी बड़ा सवाल है। अब आते हैं वॉच की कहानी पर। देखिए, जो वॉच धनंजय के पास से मिली, जब उस वॉच को उस दुकान में पुलिस द्वारा दिखाया गया जहां से हेतल परिवार ने उसे खरीदा था, तब उन्होंने कहा वॉच तो सेम है, लेकिन इसका सीरियल नंबर ही वो नहीं है जो कि पारेख परिवार को हमने बेची थी। मतलब कि वॉच का मॉडल सेम है, लेकिन हेतल पारेख के परिवार ने जो वॉच खरीदी थी वो और वॉच थी, क्योंकि उसका सीरियल नंबर और था। इस वॉच का सीरियल नंबर और है। अब यहाँ पर पारेख परिवार ने पुलिस को रिक्वेस्ट भी की कि वो वॉच को हमें वापस कर दें, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया और उसे एविडेंस के रूप में रख लिया। अब यहाँ पर एक और अजीब चीज थी कि जब ये केस चल ही रहा था, तब हेतल पारेख की मां यशोमती पूरे घर को छोड़कर एक ही हफ्ते के अंदर मुंबई चली गई और 6 महीने के अंदर पूरा परिवार, जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, वो भी सब कुछ छोड़कर मुंबई चला गया। और ऊपर से उनके बेटे भावेश के 12वीं के एग्जाम थे। उन्होंने उसे छोड़कर मुंबई जाना सही समझा। ऐसा क्यों? अब आप सोचेंगे, चलो ठीक है, धनंजय ने ये सब कुछ नहीं किया, तो फिर असली कातिल कौन है? अब यहाँ पर सामने आता है एक दूसरा एंगल, ऑनर किलिंग। मतलब कि माँ ने ही बेटी को मार दिया। अब आप सोचेंगे, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तो सब कुछ छोड़ दीजिए, आप कहेंगे कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात आई है, तो वो कैसे हुई होगी? तो आपको एक चीज बताते हैं कि पोस्टमार्टम में सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात आई है, ना कि आरएपी की। और अब यहाँ पर एक और अजीब चीज है, पोस्टमार्टम में कहीं पर भी आरएपी का जिक्र नहीं है। ज्यादातर जो सभी चीजें दिखाई दे रही हैं उसके मुताबिक ये कंसेंशुअल, अपनी मर्जी से किया गया एक इंटरकोर्स हो सकता है। और ऊपर से हेतल की बॉडी से सीमन भी मिला, उसका डीएनए टेस्ट भी नहीं करवाया गया। चलो, ये सब कुछ तो थ्योरीज हैं, लेकिन अब आपके नजरिए में आपने पूरा केस जान लिया। आपके हिसाब से कौन होगा इस पूरी कहानी का खलनायक? आखिर किसने उस बेचारी बच्ची की जान ली जिसके बहुत ख्वाब थे? शायद वो पता नहीं जिंदगी में क्या करना चाहती थी। ऐसा भी हो सकता है कि शायद धनंजय ने उसे मारा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शायद एक बेगुनाह को आज मौत की नींद सोना पड़ा इस समाज की वजह से। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। हमने और भी कई वीडियोस बनाई हैं। राइट साइड वाले वीडियो से शुरुआत कीजिए हमारे चैनल को देखना। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद जरूर आएगा। धन्यवाद।